हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी तैयारी सबकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि इसकी केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 14 की बात कर रहे हैं। इससे पहले के 13 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, वो सभी आपने पढ़ लिए होंगे और सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। नहीं पढ़े तो भाई उनको आप जरूर पढ़ लें सभी को। आज हम बात देखिए किसकी करेंगे। आज के टॉपिक की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करेंगे। ये क्या होता है सर? इसको कहते हैं दहली ऊर्जा। और एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। ये क्या है? सक्रियण ऊर्जा। दो ऊर्जा की बात करेंगे। रिएक्शन कैसे होती है इसकी बात करेंगे। ये सारे आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, रेट कांस्टेंट, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये चल रहा है और इसके बाद एक दो क्लास और होंगी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं इससे पहले कि दहली ऊर्जा क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। इससे पहले हम बात करें इन सब की, पहले हम ये समझें। अभी इसकी थ्योरी हम देख लेंगे। कोई भी रिएक्शन है भाई, कोई भी अभिक्रिया है, मैं क्या लिख देता हूं? रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा? अभिक्रिया में क्या होगा? अभिकारक पास आते हैं, अभिकारक क्रिया करते हैं और अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं सर? उत्पाद बना देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हमने पढ़ रखी है। ऐसा ही होता है। क्या होता है? रिएक्शन किसी भी अभिक्रिया में, ये क्या है? रिएक्शन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा? मान लीजिए ए प्लस बी, दो अभिकारक हमने ले लिए, ए और बी ले लिया बच्चों। ये क्या है? अभिकारक, जिसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। अभिकारक, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। आपने ले ली, ये दो रिएक्टेंट आपने ले लिए, ये दोनों क्रिया करेंगे। क्रिया करेंगे, बिल्कुल सर क्रिया करेंगे। और देखिए प्रोडक्ट बनाएंगे। उससे पहले एक इनकी क्या बनेगी? इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी। क्या बनेगी? इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, स्टेट बनती है, जिसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। क्या बनेगी? यहां पर देखो, ये बनी ए बी स्टार, ये कन्वर्ट होगा ए बी स्टार में होगा सर। और ये क्या कहलाती है? मध्यवर्ती। मैं लिख देता हूं मध्यवर्ती अवस्था, जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। और इसको क्या बोलेंगे भाई? और क्या बोलेंगे? इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है। ट्रांजिशन स्टेट, जिसको क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था भी बोलते हैं। संक्रमण अवस्था। और इसको क्या कहते हैं? एक नाम और दे रखा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सक्रियत संकर। क्या कहते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं। और भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। इसको क्या कहते हैं? सक्रियत संकर कहते हैं। ये सारे इसके नाम है। पहले ये बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये किस में चेंज हो गई? प्रोडक्ट में, जिसको भाई क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं बेटा। ये उत्पाद में कन्वर्ट होता है। ऐसा ही होता है। पहले अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहता है कि अकॉर्डिंग केमिकल काइनेटिक्स, ये पहले अभिकारक पास आए और टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, और एक क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। अब देखिए दिक्कत क्या है कि इसको भी एनर्जी चाहिए। कोई अभिकारक है, पास आएंगे, उनकी भी तो कोई एनर्जी होगी, और पास आने के लिए भी उनको एनर्जी चाहिए। पहले तो मैं कह रहा हूं अभिकारक की खुद की सेल्फ की एनर्जी होगी, और वो पास आए उसके लिए उनको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर वो किस में कन्वर्ट होगा भाई? प्रोडक्ट, उत्पाद, या किस में कन्वर्ट होगा? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा।
अब देखिए दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ रखी है। सर कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, ये नोट कर लिया ना आपने, भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। अब यहां पर देखिए दो प्रकार की रिएक्शन आपने पढ़ी हैं। एक पढ़ी है सर हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी कौन, इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी, इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी रिएक्शन। और दूसरी कौन सी होती है, एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन। दो प्रकार की रिएक्शन है हमारे पास, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। अब इनका क्या मतलब है, इनको समझिए। भाई ऊष्मा शोषी मैं यहां लिख रहा हूं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और यहां लिख देता हूं एक्जोथर्मिक। एक है ऊष्मा शोषी और दूसरी कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी। अब ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी का क्या अंतर है, ये कोई बता सकता है क्या मुझे कि ऊष्मा शोषी क्या होती है और ऊष्मा क्षेपी क्या होती है। ऊष्मा शोषी में तो क्या होगा सर, बता सकते हैं, ऊष्मा का अवशोषण होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ रही है बात कि इसमें ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। और एक्जोथर्मिक में भाई क्या होगा, ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन, यही होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, हीट रिलीज की जाती है, दैट मीन्स हीट रिलीज्ड होगी। अब ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, इसको अभी पढ़ने का लॉजिक भी हम देखेंगे, भाई इसको क्या पढ़ रहे हैं। ऊष्मा का अवशोषण होगा, वहां ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। दैट मीन्स इसमें जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0। ऊष्मा अवशोषित करेंगे तो ऊष्मा क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहां पर ऊष्मा क्या होगी, डेल्टा एच लेस देन 0 होगा, ये समझिए। यहां पर डेल्टा एच क्या होता जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं यहां पर, और क्या कह सकता हूं इस बात को, यहां पर इस बात को हम और क्या कह सकते हैं कि डेल्टा एच प्रोडक्ट ग्रेटर देन डेल्टा एच रिएक्टेंट। इस बात को ये भी कह सकते हैं, इस बात को हम ये भी, और यहां कहेंगे डेल्टा एच रिएक्टेंट ग्रेटर देन डेल्टा एच प्रोडक्ट। यहां प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है, यहां पर किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की भाई यहां पर कम हो जाती है। इस बात को समझिए, यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ईपी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो रही, रिएक्टेंट से ज्यादा रहेगी। यहां पर क्या होगा, ई आर ज्यादा होगा ईपी से। ये बात समझ में बैठ रही है कि नहीं भाई मेरे। एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक दो प्रकार की रिएक्शन है, इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, इसमें हीट रिलीज्ड होगी। इसमें जो है डेल्टा एच क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी और यहां पर कम होगी। कैसे होगी इसको भी समझेंगे, पहले आप इतना समझ लें। यहां पर जो होगी वो रिएक्टेंट क्या, अभिकारक की एनर्जी क्या होगी, प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। तो इसको एक बार नोट कर लें, तब आगे बात करते हैं। हाँ भाई बना लिया बेटा, बहुत बढ़िया। दी देख लिया आपने, दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, एक एंडोथर्मिक और दूसरी कौन सी हमारी, एक्जोथर्मिक। इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा और इसमें हीट रिलीज्ड होगी। यहाँ डेल्टा एच ग्रेटर देन क्या रहेगा, रिएक्टेंट से ज्यादा रहेगा। प्रोडक्ट का डेल्टा एच क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, या मैं कह सकता हूं कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी वो ज्यादा रहेगी,
यहाँ रिएक्टेंट की रहेगी। अब देखिए यहाँ पर कैसे क्या होगा, इस बात को हम ग्राफ के माध्यम से समझें। यहाँ पर देखिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, कैसे, ये ज्यादा समझ में आएगा आपके। ये देखिए, अब इसमें ये यहां पर हमने लिया है एनर्जी E, ये एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यहां पर क्या है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्टेंट को लिया। अब दो प्रकार की रिएक्शन की बात कर रहा हूं, पहले एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं। यहां पर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहां पर देखिए ये हमारा क्या था रिएक्टेंट, यहां मान लीजिए रिएक्टेंट है अपना। ये रिएक्टेंट कैसे होगी, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो गया। ये आपका आ गया प्रोडक्ट। ये तो यहां पर क्या है रिएक्टेंट R, और यहां पर क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया। बात आ रही समझ, रिएक्शन कैसे होगी, ये अभिकारक है, मान लो A + B लिख दिया, ये अभिकारक है, क्रिया करेंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ये किसकी एनर्जी है यहां पर, ये सर किसकी है ER है। और ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं ये यहां पर, इसको ऐसे लिख देता हूं, एक मिनट, इसको यदि ये वाली एनर्जी आप, ये क्या है EP, ये प्रोडक्ट। दो एनर्जी की बात करी थी भाई मैंने यहां पर, ये रिएक्टेंट की है, ये प्रोडक्ट बना। भाई रिएक्टेंट में खुद में भी तो कुछ एनर्जी रहेगी सेल्फ की, ये प्रोडक्ट की। अब यहां पर देखिए ये जो अंतर है, ये जो अंतर है, ये जो पहली बात तो ये यहां से यहां आई, इस बात को समझे, इस एनर्जी की बात कर रहे हैं। और ये जो है एक किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये इस एनर्जी की। ये जो अंतर ये क्या कहलाएगा, डेल्टा H और डेल्टा E कह दें, ये डेल्टा H और डेल्टा E कहलाएगा। ये किसके बराबर होता है EP - ER। ये बात समझ में आ रही है क्या, ये किसके बराबर होगा EP - ER के बराबर होगा। डेल्टा H या डेल्टा E की हम बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं, ये देखो थोड़ा सा सीधा नहीं बना, इसको सीधा कर लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा, और इसको सही बना सकते हैं। अब थोड़ा सही बना, ये जो है क्या है डेल्टा H और डेल्टा EPR। ये जो एनर्जी है यहां पर, अरे भाई ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और वो क्या है प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये एनर्जी किस प्रकार से चेंज हो रही है। अब यहां पर देखिए आप, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये क्या है जो AB बनाया है हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां बैठा है। ये रिएक्टेंट पास में आए, आपस में क्रिया करेंगे। पहले तो रिएक्टेंट यहां पर उपस्थित है, ये क्रिया करेंगे और ये कहां पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे। अब यहां पर जाने के लिए इनको किसकी आवश्यकता होगी, भाई एनर्जी की आवश्यकता होगी। भाई ऐसे तो जाएगा नहीं है, यहां से उठ के यहां जाएगा तो कोई ना कोई एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इस एनर्जी को भी यहां नोट कर लेते हैं एक बार। देखो ये जो एनर्जी है इसको भी मैं यहां पर, ये यहां से यहां गया, ये सीधा है क्या, सीधा कर लेते हैं इसको। ये इस एनर्जी की सीधा नहीं बन, ये देखो ये सीधी बन गई। अब इस एनर्जी की बात कर रहा हूं, बात आ रही समझे सर, ये बड़ा टिपिकल हो गया, टिपिकल नहीं हुआ बेटा, इसको बात को समझे।
कि ये रिएक्टेंट था हमारा, ये प्रोडक्ट बना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं, और ये जो है, ये जो एनर्जी है वो क्या है, ये ज्यादा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। यही तो बात करी थी हमने यहां पर, ई जो बात करी थी वो ये बात लिखी थी यहां पर, क्या, ईपी ग्रेटर देन क्या रहेगा, ई आर। ईपी की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी किसकी तुलना में, ई आर की तुलना में। ये बात भी हमें यहां पर समझनी है। ये जो एनर्जी है ये ईटी कहलाती है, ये क्या कहलाएगी, ईटी कहलाती है। इसको और क्या कह सकते हैं हम, और इसको क्या कह सकते हैं, ये जो है एनर्जी जो कहलाएगी पूरी, इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो एनर्जी है, एक एनर्जी के भी इसकी बात करेंगे, एक एनर्जी की इसकी बात करेंगे, एक दूसरी जो एनर्जी है भाई वो कौन सी है, एनर्जी यहां पर आपको दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही होगी यहां से यहां तक, एक एनर्जी ये आपको दिखाई दे रही, एक एनर्जी यहां से रिएक्टेंट आया, रिएक्टेंट यहां से यहां पहुंचा, एक एनर्जी तो ये, और दूसरी एनर्जी ये। दो एनर्जी के बारे में सोचिए भाई ये कौन कौन सी एनर्जी है, ये दो एनर्जी जो हैं इनके बारे में आप एक बार सोच कर देखो कि भाई ये कौन सी एनर्जी हैं हमारे पास। 2 मिनट में दे रहा हूं आपको, फटाफट सोच के इसमें दिमाग दौड़ाइए कि इन दो एनर्जी को हम क्या कहेंगे। देखो भाई, ये तो सर ये एक ही बात है, चाहे हम यहां से कर दें चाहे यहां से कर दें, पहली बात तो इसको हटा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो एनर्जी है, दूसरी एनर्जी हम इसकी बात करेंगे, ये कहां तक ले जाऊंगा मैं इसको, यहां तक, देखो यहां तक है। यहां पर देखो दो एनर्जी है, एक एनर्जी ये है, इसको ईटी बोलते हैं, ईटी नया कहकर ऐसा कर दो आप, इसको ई ए लिख लें, क्या लिख लें, ई ए, और ये जो है ईपी कर देता हूं। ये दो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं भाई, ये जो एनर्जी कहलाएगी रिएक्टेंट को यहां से यहां तक पहुंचाएगी, ये क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, ई ए कहते हैं एक्टिवेशन, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है भाई। और ये क्या है, ई टोटल, ये है कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। बात आ गई होगी अब आपके समझ में, ये टोटल एनर्जी हमारी। दो प्रकार की एनर्जी मैंने यहां पर लिखी है, ये पहली एनर्जी ये थी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। रिएक्टेंट को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए, ई ए चाहिए, क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और ये पूरी कुल ऊर्जा कहलाती है। एक बार इसको आप बना लें, तब आगे इसकी बात करें। हाँ भाई, बना लिया है, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो एक बार दोबारा समझ लें इसको। ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ऊष्माशोषी प्रोसेस चल रहा है सर। ये रिएक्टेंट था यहाँ पर अभिकारक, ये प्रोडक्ट बना, ये इसकी एनर्जी है, और इस रिएक्टेंट को यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पहुंचाने के लिए एनर्जी देनी होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां से यहां तक ये क्या, ई टोटल कह दें, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी इसको बोला जाता है, टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहां पर देखिए, आप ये जो एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं यहां पर, ये जो एनर्जी है ई टोटल क्या है, या इसको क्या कह दें, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहलाती है, दहली ऊर्जा, जिसको भाई हिंदी में क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा।
तो बात अब समझ में आ गई होगी आपके कि दहली ऊर्जा क्या है। दहली ऊर्जा देखो, ये वाली एनर्जी प्लस इस एनर्जी को जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, जो ईटी, जिसको टोटल दहली ऊर्जा, टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गई, किसके बराबर होगी बताओ। देखो दो एनर्जी के बराबर हो गई, एक तो ये किसके बराबर हो गई, ई ए एक्टिवेटेड एनर्जी हो गई, एक तो क्या हो गई हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, और दूसरी क्या हो गई, ई आर, ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी है क्या हो गई, क्या लिखेंगे, ई आर प्लस ई ए। ई आर क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट एनर्जी, रिएक्टेंट एनर्जी अभिकारक, और ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन। बात समझ में आनी चाहिए अब आपके, मैं जो बात कह रहा हूं, ये जो यहां से यहां तक की ऊर्जा ये रिएक्टेंट की है, ये किसकी थी, प्रोडक्ट की एनर्जी थी, ये यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की, इनकी सेल्फ की ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी। ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, और ये किसकी है, पूरी प्रोडक्ट की एनर्जी। यहां पर ये जो है, ये इस एनर्जी को जोड़ दें तो टोटल क्या आ जाती है, ये जो आ जाती है ईटी, टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाती है। ये ईटी इन दोनों का ही तो योग है, आप देख रहे हैं, और ये यहां पर हमारा प्रोडक्ट है, तो इसकी एनर्जी है कुछ ना कुछ। अब यहां पर देखिए, तो ये इस प्रकार से कौन सी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, अब इसमें कोई डाउट हमारा नहीं बचा होगा। तो इस बात को ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्टिवेशन जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ईटी टोटल माइनस ई रिएक्टेंट, इसको यहां से माइनस, जैसे भी हम एक्टिवेशन एनर्जी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको कंप्लीट बना लें, फिर एक्सोथर्मिक की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, एक्सोथर्मिक की बात करेंगे। एक बार इसको बना लिया बेटा। अब देखिए एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है किसकी बात करेंगे, अब करेंगे, इसको भी देखेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो अब इसकी थ्योरी भी देखेंगे। यहां देखिए मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अब बात कर रहा हूं एक्सोथर्मिक की। ये कैसे बनेगा, ये एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्टेंट की बात करेंगे यहां पर, और यहां पर अब कैसे बनेगा, अब ये ऐसे बनेगा, अब ये ऐसे बनेगा। पहले और इसमें अंतर नजर आ रहा होगा आपको, पहला वाला ग्राफ इस प्रकार से था, इसमें प्रोडक्ट ऊपर था, रिएक्टेंट नीचे था। अब जो है इसमें जो है प्रोडक्ट कहां पर हो गया, आप देख रहे हो, अब प्रोडक्ट कहां पर हो गया, अपना नीचे। ये जो है यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, और एक लेवल, ये दो लेवल है, यहां देख रहे हो, ये जो है प्रोडक्ट, ये क्या है, यहां पर लिख देता हूं, लो ये लिख दिया मैंने, इधर बना दिया, ये रिएक्टेंट है, यहां पर ये ईपी, ये ईआर, और ये जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, डेल्टा एच, डेल्टा एच होगा, और जिसको डेल्टा ई भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा ई। ये डेल्टा ई, ये आपको पता ही है, ये ईपी माइनस ई आर होता है डेल्टा एच का मान। अब यहां पर देखिए दूसरी बात, ये वाली जो एनर्जी है, ये यहां से यहां तक, या मैं इसको यहां से यहां तक कर देता हूं, ये जो है देखिए, ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाएगी आपकी, ये जो एनर्जी, ये क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या कहलाती है,
एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। और ये वाली जो एनर्जी है ये कौन सी कहलाएगी? ER कहलाएगी, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की भी तो खुद की एनर्जी होगी। ये जो है दो प्रकार की एनर्जी है, एक एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरी ये रिएक्टेंट की ER, यहां से यहां तक पहुंचा ER, इसकी भी कोई सेल्फ एनर्जी रहेगी। और ये जो है फिर ये जो एक्टिवेट होकर इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये यहां पर क्या बनाएगा? AB कॉम्प्लेक्स, सक्रियत कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको इंटरमीडिएट स्पीसीज बोल रहे हैं। और ये किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में चेंज होगा। ये बात आप देख रहे हो। इसका इस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं? ये है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। इसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको हम बोलेंगे। तो इसमें जो है टोटल जो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? TE, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? ER प्लस EA हो जाएगी। ये हो जाएगी। इतनी बात समझे पहले। अभी जब इतनी बात आप नोट कर लें, इसको बना लें। ये हमने बना लिया ऊष्माक्षेपी का, इसमें इस प्रकार से होगी। और जब ऊष्माशोषी की बात करेंगे, एंडोथर्मिक की, तब इस तरह से होगा। अब दो, एक तो हमने इस एनर्जी की बात करी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये एक्टिवेटेड एनर्जी। तीन एनर्जी की भाई बात कर ली यहां पर। अब इन तीनों की थ्योरी देख लें क्या है। देखिए क्या इनकी डेफिनेशन है। दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी अभिकारक के पास होना आवश्यक है ताकि वह रासायनिक अभिक्रिया कर सके। दहली ऊर्जा कौन सी है? अभिकारक के पास होना आवश्यक है, रासायनिक ऊर्जा पार कर सके। और वह सबसे कम ऊर्जा है जो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है। यह अभिकारक की ऊर्जा, यदि अभिकारक की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम है तो अभिक्रिया नहीं होगी। दहली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। वह न्यूनतम एनर्जी है जो अभिकारक के पास होना आवश्यक है ताकि वह रासायनिक अभिक्रिया कर सके। ये जो आप देख रहे हैं दहली ऊर्जा, ये यहां पर देखें, ये जो दहली ऊर्जा है, यदि ये एनर्जी नहीं रही, ये तो सेल्फ की और ये इन दोनों को मिला के दहली ऊर्जा कह रहे हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है मॉलिक्यूल के पास। ये किसका यहां पर लिख सकते हो? एंडोथर्मिक है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है यहां पर। ये दहली ऊर्जा कहलाएगी। इतनी ऊर्जा, यदि इसकी तो ऊर्जा है इसके पास, एक्टिवेशन एनर्जी यदि नहीं होगी इसके पास, जो मिला के क्या बन जाती है? दहली ऊर्जा। तो अब ये नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। ये बात आ रही है आपके समझ में? अब यहां पर देखिए, यही बात यहां पर लिख रखी है बेटा कि वह सबसे कम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होती है। यदि अभिकारक की ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम है तो अभिक्रिया कभी नहीं होगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी is the minimum amount of energy that a reacting species क्या हो सकती है? एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन must possess in order to undergo a chemical reaction। तो ये मिनिमम एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स के पास होनी चाहिए। देन जिससे क्या होगा? रिएक्टिंग स्पीसीज किसमें कन्वर्ट होंगे? केमिकल रिएक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। In the least, it is the least energy required to cross the energy barrier between reactant and product। लीस्ट एनर्जी है जो एनर्जी बैरियर को क्या कर दे? क्रॉस कर दे। यहां पर देखिए क्रॉस कर दे। इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी द रिएक्शन विल नॉट अकर। अगर कम होगी, क्या कम होगी? इफ द एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज लेस देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी तो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, मॉलिक्यूल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। आप इस बात को समझें, मॉलिक्यूल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, इंटरमीडिएट स्पीसीज नहीं बनेगी। और जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए या उससे ज्यादा एनर्जी हो, तब रिएक्शन होगी, तब वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। यही लिख रखा है, यही बात करी थी अभी हमने। क्या
जो दहली ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक, दो ही ऊर्जा के तो बराबर है ये, यही तो लिखा है यहाँ पर, आपने ग्राफ में देखा था, इसलिए इनको समझाने का, बनाने का यही मकसद था। ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी और इस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये इसके बराबर है, ये क्या है, दहली ऊर्जा है। ये आपने नोट कर लिया होगा, पहले तो इसको नोट कर लें भाई, और ये कर लिया तो इसको नोट कर लें। अब क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी तय करती है कि अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। ये अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है रिएक्टेंट पर तो रिएक्शन नहीं होती, ज्यादा है तो होती है। अगर किसी कण के पास आवश्यक दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो अभिक्रिया नहीं होगी, यही बात लिख रही है। इसी कारण से कई बार हम कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, इस प्रकार थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट से भी कम हो जाती है। कैटालिस्ट क्या करेगा, अभी इसका भी देखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है भाई, कैटालिस्ट उत्प्रेरक कम कर देता है, रिएक्शन कम एनर्जी पर ही हो जाती है, और खुद क्या रहता है, भाग नहीं लेता है रिएक्शन में। थ्रेशोल्ड एनर्जी डिसाइड वेदर द केमिकल रिएक्शन विल अकर और नॉट, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कौन डिसाइड करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इफ रिएक्टेंट हैव लेस देन एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्शन नहीं होगी। कैटलिस्ट लोवर द एक्टिवेशन एनर्जी thus lowering the threshold energy requirement making रिएक्शन फास्टर, और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कैटलिस्ट कम कर देता है। तो इसको भी नोट कर लें, पहले आप इसको नोट कर लें और फिर यहां से नोट कर लें। इनको नोट करने के बाद तब अगली बात पर चलेगी। हाँ भाई, ये नोट कर लिया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर आगे की बात करते हैं। ये भी आपने नोट कर लिया, ये आपने समझ लिया कि कैसे कैसे एनर्जी होती हैं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ग्राफ में ये ऊष्मा शोषिका है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की, ये टोटल एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी कुल दहली ऊर्जा कहलाती है। ये एक्टिवेशन एनर्जी, यदि थ्रेशोल्ड से कम ऊर्जा होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। इस बात को समझ, मतलब यहां से यहां पहुंचने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये बात हमने समझ ली। अब ये सक्रियण ऊर्जा, ये क्या है, इस बात को भी देख लें। सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है जिसे अभिकारक को प्रदान करना आवश्यक है। भाई अभिकारक की कोई एनर्जी है रिएक्टेंट की, अब उसको सक्रियण ऊर्जा देंगे। सक्रियण ऊर्जा क्या करेगा, उसे सक्रिय करेगा। किसके लिए, रिएक्शन के लिए। कोलिजन होगा, ये मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, ये बी, ये पास आएंगे। कब पास आएंगे, जब इनके पास कोई एक्टिवेशन एनर्जी हो, जब ही पास आएंगे। और ये क्या बनाएंगे, ए बी, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो सक्रिय ऊर्जा वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है जिसे अभिकारक को प्रदान करना भाई आवश्यक है, ताकि वे सक्रिय होकर क्या कर सकें, उत्पाद बना सकें। एक्टिवेटेड सक्रिय अवस्था तक पहुंचकर, सक्रिय अवस्था यहां पहुंचेंगे और ये क्या बनाएंगे, फिर प्रोडक्ट में बनाएंगे। यही तो पढ़ा है भी हमने। यह अभिक्रिया के दौरान एक प्रकार का ऊर्जा अवरोध होता है, एनर्जी बैरियर होता है। यदि अभिकारक के पास यह ऊर्जा न हो तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। अगर अभिकारक की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे रिएक्शन नहीं होगी। इंग्लिश में देख लें क्या लिखा हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एडिशनल एनर्जी दैट मस्ट बी supplied to reactant molecule so that they can form the activated complex। एडिशनल एनर्जी होती है जिससे वो कहां पहुंचेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर पहुंचेंगे, और जिसको क्या कहते हैं भाई, ट्रांजिशन स्टेट पहुंचेंगे एंड प्रोसीड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। ये होगा। इट इज लाइक द एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एनर्जी बैरियर रहता है। If reactant do not gain this extra energy, the reaction will not occur। तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्टेंट के पास ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और रिएक्शन नहीं होगी, नहीं। ये बात आप समझ लें। अब यहां पर देखिए, ये नोट कर लिया तो आपने,
ये सारी चीजें हमने समझ चुके हैं, इसलिए मैंने उसमें टाइम लिया था। अब ये कर लिया आपने नोट, नहीं करा तो इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी है। अब यहां पर देखिए, अभी हमने बनाया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या था, यही तो बनाया था, अभिकारक है ये, जैसे यहां लिखा था, क्या कर, सबसे पहले अभिकारक उत्प्रेरक के साथ संयोजित होता है। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, अभी बात हम कर रहे थे, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जैसे ये था, यहां पर समझने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट उस स्लाइड पर ले लेता हूं, देखो यहां ले लें इसको, देखिए क्या होगा, यहां पर समझें उत्प्रेरक क्या करता है। देखिए ये अभी हमने देखी थी, यहां दोबारा समझ लें, ये एंडोथर्मिक में देखी थी, यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी, ये यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए इसके पास, तभी ये बनेगा, ये टोटल एनर्जी है, यही देखा था। अब उत्प्रेरक क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैसे करेगा कम, यहां पर देखिए, ये था, मान लीजिए यहां पर हमारा रिएक्टेंट था, और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना, ये हमारा क्या बन रहा है यहां पर, प्रोडक्ट। ये वाली जो एनर्जी थी, ये कौन सी थी, ये एनर्जी थी सर, EA, ये एक्टिवेशन एनर्जी, और ये आपकी क्या थी, थ्रेशोल्ड टोटल एनर्जी, ये क्या थी, ये रिएक्ट, ये यहां पर क्या है, ER, और ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो है, ये क्या है, डेल्टा H और डेल्टा E, दोनों का अंतर, ये EP, ये। अब उत्प्रेरक क्या करेगा, मान लीजिए एनर्जी कम है रिएक्टेंट के पास, इसको ध्यान से सुनना समझना, यदि रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम है, यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसके पास एनर्जी कम है, एक्टिवेशन एनर्जी, यहां तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए इसको, ये यहां पर क्या बैठा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां तक इसको कम चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस एनर्जी को मान लीजिए इसके साथ, ये क्या है, A+B रिएक्टेंट प्लस इसके साथ कैटालिस्ट C जोड़, इसके साथ क्या जोड़ दें, कैटालिस्ट को जोड़ दिया जाए, तो ये क्या करेगा, ये यहां से यहीं से रिएक्शन हो जाए, कैसे, ये रिएक्शन यूं, और इसको सही बना लें, यहां पर ये जो है, ये रिएक्शन यहां पर होगी। अब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हो, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये यहां तक ही होगी, ये एक्टिवेशन, ये E1 है, ये क्या हो गई, EA डैश, ये एक्टिवेशन एनर्जी, एक ये रही EA, जो आपकी EA जो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो क्या है, EA डैश से कम। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और खुद रिएक्शन से बाहर हो जाता है, यही तो हमने देखा है, खुद रिएक्शन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, यही बात यहां पर लिखी हुई है, यही बात लिखी है। सबसे पहले अभिकारक के साथ संयोजित होगा, कैटलिस्ट के साथ संयोजित होगा, अल्पकालिक शॉर्ट लिव्ड मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, जो अनस्टेबल होता है और शीघ्र विघटित होकर अंतिम उत्पाद देता है, और कैटलिस्ट को पुनः क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, और आपका कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यही बात लिख रखी है। ये मध्यवर्ती यौगिक बनेगा और उत्प्रेरक ये अलग हो जाएगा, ये अभी बनाया था, यहां पर देखो। अब आपका जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहीं पर आ गया, इसके साथ क्या था, C अटैच था, ये C था, ये क्या होगा, अब अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट यहां से
बन जाएगा। ये खूबी है कैटलिस्ट की, उत्प्रेरक की। ये क्या करता है, बात समझ में आ रही होगी अब तक कि कैटलिस्ट कर्म क्या करता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे रिएक्टेंट जल्दी कहां पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बना देता है। तो और भी कम कर सकता है, जरूरी नहीं इतनी यहां तक जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नोट कर लिया होगा आपने। ये लेकर अभिकारक, उत्प्रेरक, मध्यवर्ती यौगिक बनेगा और ये मध्यवर्ती यौगिक ये उत्पाद बनाया और यहां से कैटलिस्ट अलग हो गया। ये कैटलिस्ट अलग हो गया। यहां पर देखिए, द रिएक्टेंट फर्स्ट कंबाइंड विद द कैटलिस्ट हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, कैटलिस्ट की वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है, टू फॉर्म ए शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, और एवेंचुअली डिकम्पोज टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट एंड रीजनरेट द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट कर रहे हैं और ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट हमें यहां पर मिल जाते हैं। ये तो बात करी थी। ये जो है इसके साथ यहां अटैच था ये, और यहां पर आपको कैटलिस्ट अलग से मिल गया। ये क्या मिल गया, कैटलिस्ट मिल गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इन सब चीजों को। तो इसको भी आप नोट कर लें, ये क्या किस प्रकार से होती हैं अभिक्रियाएं, इनको भी नोट कर लें भाई, जिससे आगे की बात आपके बनती चली जाए। इसको भी नोट कर लें। ये कर लिया, यहां से नोट कर लें, फिर आगे बात करेंगे। चलिए भाई, बना लिया बेटा, बहुत बढ़िया। साथ के साथ आप नोट भी करते जा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने देख लिया मध्यवर्ती कैसे बनता है। अब यहां पर देखिए क्या देखना है, ये हमने देख लिया कि कैटलिस्ट क्या करता है, उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब देखिए यहां पर इसके लिए, अब इस पर टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट आता है, अगली बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कि ताप बढ़ाने से, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर और रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर, ताप बढ़ाने से क्या अंतर आता है। देखिए कोई रिएक्शन यदि हम इस प्रकार से लिखें, हमने लिखा, क्या लिखा मैंने, यहां देखिए C2H5I, C2H5I है, इसका नाम बता सकते हो क्या, इसको डिकम्पोज किया, इथाइल आयोडाइड क्या है, इथाइल आयोडाइड, इसको डिकम्पोज करें तो C2H4 प्लस HI, ये रिएक्शन होगी, क्या होगी, C2H4 प्लस क्या होगी, HI होगी। ये क्या है, गैस है, ये गैस है और ये बन, बात आ रही समझो आपकी। अब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यदि अभिक्रिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देते हैं यहां पर, तो क्या देखा गया कि ये जो है रेट भी क्या हो जाती है, रेट डबल हो जाती है। रेट किसके बराबर हो जाती है, डबल हो जाती है लगभग। यही बात लिख रही है, यदि अभिक्रिया की दर लगभग दुगनी हो जाती है जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यदि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। यह दर्शाता है कि तापमान अभिक्रिया की दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तापमान को बढ़ाया गया तो क्या हुआ, तापमान बढ़ाया तो अभिक्रिया की दर क्या हो गई, जस्ट दुगनी हो गई। ये बात सबसे पहले अरेनियस ने बताई। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन बिकम इक्वल, ये तो वही बात लिखी, नियरली डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दिस सो दैट टेम्परेचर हैज ए मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट। ये तो यही बात लिख ली है दोबारा से। तो ये जो बात सबसे पहले किसने बताई थी, एक वैज्ञानिक हुए अरेनियस, उन्होंने बताई कि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ा दो तो रेट कितनी हो जाती है भाई, डबल हो जाती है। और ये अरेनियस ने बताई क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द हेंस ऑन द रेट कांस्टेंट वाज प्रपोज्ड बाय अरेनियस। रेट ऑफ रिएक्शन पर
और रेट कांस्टेंट पर अरेनियस ने बताई, और अरेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर। ये अरेनियस इक्वेशन है। ये क्या है, अरेनियस इक्वेशन कहलाती है। के ए ई माइनस ई अपॉन आर टी रेट ऑफ रिएक्शन पर, और किस पर, रेट कांस्टेंट पर। मान लीजिए क्या बात बताई इसने कि ये यहां लिख देता हूं कि T1 पर हमारा रेट कांस्टेंट के है, और T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है, लगभग डबल हो जाता है। ये बात अरेनियस ने बताई, रेट कांस्टेंट मतलब रिएक्शन डबल हो जाती है, ये बात बताई थी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब यहां पर देखिए ये क्या क्या है, कि आपको पता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है भाई, ये तो ए क्या कहलाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। ये आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या है आपको पता है, टेम्परेचर, ताप। रेट कांस्टेंट है, अभिक्रिया दर स्थिरांक है, और ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहा जाता है, आवर्ती कारक हिंदी में बोलेंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा, टी ताप है, इसमें ये रिएक्शन। इसको नोट कर लें एक बार, तब आगे की बात करेंगे। इसको बना लो भाई फटाफट। बना लिया, बहुत बढ़िया। यहां देखो भाई, ये आपने बना लिया, ये हटा देता हूं एक्स्ट्रा स्लाइड, ये बना लिया था। यहां पर देखिए और क्या बात बताई इन्होंने, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर पर तापमान के प्रभाव को सामान्यतः तापमान गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। तापमान का जो प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान का जो प्रभाव है उसको किससे दर्शाते हैं, एन से। टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल दिया, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के टी, और ये इक्वल टू कितना रहता है, 2 के बराबर है। ये कितने के बराबर रहता है, ये अप्रोक्स 2 to 3, और ज्यादा भी हो सकता है, लगभग 2 to 3 रहता है, ये इतना रहता है। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर पर तापमान के प्रभाव को सामान्यतः तापमान गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। ये जो एन है, ये क्या है, तापमान गुणांक, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां लिख दें, ये क्या है, के, इसका मतलब क्या है, टी प्लस 10 डिग्री से रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या है, के टी, रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस। टी डिग्री सेल्सियस ये है, तो ये बना लें आप, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है।
ये तो आपको पता ही है। रेट कांस्टेंट किसका है? रिएक्शन का। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ऐसा रेट कांस्टेंट किसका है? रिएक्शन का। ये बना लें इसको। अब ये ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा भी, इसको भी ग्राफ से समझ जा सकते हैं कि हम बिल्कुल समझ सकते हैं, इसको भी ग्राफ से समझ सकते हैं, इसको भी ग्राफ से समझ सकते हैं। यहां पर देखिए ग्राफ इसका भी बना सकते हैं, यदि बनाना चाहो तो। इसका भी ऐसा क्यों होता है? देखिए यहां पर ग्राफ बना लीजिए। चलिए यहां पर देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी अभी समझ लेते हैं। ये यहां पर लिया FOM। FOM क्या? फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल ऑफ मॉलिक्यूल। और ये क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी, ये फ्रैक्शनल ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल का थोड़ा सा अंश, मॉलिक्यूल का, अणु का थोड़ा सा अंश, ये ऊर्जा। अब इस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए किसको पार करना पड़ेगा? बोलो। थ्रेशोल्ड एनर्जी को। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये दिखा देता हूं, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और इसको इधर कर लेते हैं। ये क्या है? थ्रेशोल्ड है। सीधी है ना? नहीं है तो सीधी करना। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ET, इस बैरियर को पार करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को देते तो प्रोडक्ट में बदलेगा। तो ये ग्राफ कैसे आएगा? इस प्रकार से आएगा। ये हमारा ग्राफ ऐसे बने, आप देख रहे हो। ग्राफ इस प्रकार से बन गया आपका। ये किसका ग्राफ बन गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी का। मतलब इस बैरियर को ये पार करेगा तब ये इसमें कन्वर्ट होगा। और इसको इधर छोटा, थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं, इसको ऐसे बना, ऐसे। ये देखो, ये इसको, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था यहां पर AB स्टार। ये अंश इसका यहां पर देखो, ये जो है ये प्रोडक्ट में बदला। ये वाला पार्ट, इसको जो बैरियर को, ये सारे मॉलिक्यूल थे, ये प्रोडक्ट में बदले जो इन्होंने इसको पार कर लिया। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। अब क्या कर दिया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो इसको इससे कर लेते हैं। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया। अब क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ते ही ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे। अब देखो, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये होगा। अब आप देख रहे हो ये थोड़ा बड़ा बन गया है, नहीं तो अब ये एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। ये बढ़ गया, ये वाला, ये सारा प्रोडक्ट का एरिया हो गया। अब रेड वाला ये देख रहे हो, ये सारा प्रोडक्ट का एरिया हो गया अपना। तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया? बढ़ गया। ये आप बात समझ में आ रही होगी। ET को जो बैरियर को पार करेगा वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलेगा। पहली बात, पहले ये था ये एरिया, अब ये एरिया जैसी टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या हो गया? एरिया भी हमारा क्या बढ़ गया? बढ़ गया। ये T1 है, यहाँ टेम्परेचर, यहाँ क्या कर दिया? T2 कर दिया। T2 ग्रेटर देन क्या है? T1 है। T2 क्या है? ग्रेटर देन T1 है। T2 बढ़ाते ही ये एरिया बढ़ गया, प्रोडक्ट क्या हो गया? बढ़ गया हमारा। तो ये इसका, ये बात इन्होंने बताई कि ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा। तो इसको बना लें पहले, तब उसको आप नोट कर लें, तब उसको नोट करें। ये बना लिया। इसके बाद जो है इसको नोट कर लें, इस ग्राफ को बना लें। तो ये सारी चीजें आज हमने सीख ली बहुत बढ़िया ढंग से। सारी चीजें हमने सीखी हैं। ये तो एक्स्ट्रा स्लाइड है, इसको हटा देते हैं। तो ये हमने सीखा है कि भाई
किस प्रकार से रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक होगी या एक्जोथर्मिक होगी, ऊष्मा से क्षेपी और ऊष्मा शोषी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये सीख लिया, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है ये सीख लिया, और इसके लिए टेम्परेचर पर क्या इम्पैक्ट आएगा टेम्परेचर का वो हमने देख लिया। आर्हेनियस इक्वेशन से ये देख लिया कि प्रोडक्ट पर टेम्परेचर से कैसे इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी चीजें आज आप बच्चों आपने सीख ली, तो इनको लगातार आप सीखते रहें और नोट करते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार पढ़ते रहें और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।